हेलो फ्रेंड्स, स्टेम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो साइंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स बायोलॉजी को खत्म करके हम लोग फिजिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा फ्रेंड्स थ्योरी डिस्कस करते हैं और इसी से रिलेटेड जो अब तक आपके एग्जाम पूछे जाने की संभावना क्वेश्चन रहती है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखते हैं। इसलिए फ्रेंड वीडियो को पूरा जरूर देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल वो घट जाता है। देखो, ये झूला झूलती हुई कोई लड़की अगर बैठी हुई है तो झूला झूलते झूलते वो खड़ी हो जाता है तो इसका आवर्तकाल जो है इतना है वो घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगुनी करने पर उसका आवर्त काल जो है वो √2 गुना बढ़ जाएगा। पेंडुलम जितना लंबा होगा फिर उसका आवर्त काल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अगला देखते हैं फिर, जब लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाती है तो उसका आवर्त काल हो जाएगा। तो उसका आवर्त काल जो है वो दोनों 2 गुना हो जाएगा जब लोलक की लंबाई 4 गुना हो जाए तो। ठीक है, जब लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तनांक जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है ना, तो उसका आवर्तकाल अधिक हो जाता है तो क्या हो गया, तो वो सुस्त हो जाती है ना, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मियों में, ठंडियों में सिकुड़ जाती है। अब देखते हैं तरंग एवं तरंग गति से रिलेटेड कुछ पॉइंट। देखिए, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य है तो फिर वो यांत्रिक तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य है। ठीक है, जल तरंग होती है तो जल तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, जल तरंग। और प्रकाश तरंग को फिर वो अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखेंगे। दो उत्तरोत्तर श्रृंग, ठीक है, तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कहलाती है। देखिए, ये उत्तरोत्तर श्रृंग और ये नीचे गर्त, इस बीच की दूरी को फिर वो तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक, तो फिर मीटर या एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हम फिर ध्वनि ध्वनि से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है तो फिर एकॉस्टिक है ना, एकॉस्टिक कहलाता है ध्वनि का अध्ययन। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस में जो है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है तो गैस में ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है। ध्वनि गमन नहीं कर सकता तो फिर ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल का क्रम, तो फिर ठोस में ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है। ठीक है, ग्रेटर देन द्रव से ग्रेटर देन गैस। ठीक है, सबसे कम गैस हो गया, उसके बाद द्रव, सबसे अधिक ठोस। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होती है, तो एल्युमिनियम में जो फिर वो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है 6120 मीटर पर सेकेंड। किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है और एल्युमिनियम ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर ध्वनि की चाल निर्भर करती है। हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर पर सेकंड है वो हवा में ध्वनि का वेग होता है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकंड है वो जल में ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, लो स्टील में ध्वनि की चाल तो 5130 मीटर पर सेकंड है वो लोहा स्टील में ध्वनि का चाल होता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर प्रभाव जो वो ध्वनि से संबंधित है। ठीक है, ठीक फ्रेंड्स, डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि का स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। ठीक फ्रेंड्स, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ जाती है फिर वो डॉपलर प्रभाव के कारण। डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है फिर वो आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में फिर वो डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाता है तो वो मैक संख्या कहलाता है। किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला पॉइंट क्या है। पराध्वनिक चाल मतलब सुपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या होती है तो 1 से अधिक होती है। ठीक है, अति पराध्वनिक चाल मतलब हाइपरसोनिक स्पीड का मैक संख्या कितना होता है, तो 5 से अधिक होता है। सुपरसोनिक स्पीड में मैक की संख्या 1 से अधिक, हाइपरसोनिक स्पीड में मैक की संख्या जो 5 से अधिक। एक बार ध्यान रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। ठीक है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है तो हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन जो है पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है। ठीक है, ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल, ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल जो है वो बढ़ता है। ठीक है, वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है, तो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। ठीक है, दाब का ध्वनि की चाल पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दाब का ध्वनि की चाल पर। ठीक है, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल जो है वो अधिक होती है। ठीक है, अगला देखते हैं फिर, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा
तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज का तारतम्य जो है वो अधिक होता है। ठीक है, ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो फिर ध्वनि जो है वो डेसिबल, डेसिबल जो है वो ध्वनि तीव्रता की इकाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तीव्रता होती है तो वो मतलब मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि ध्वनि तीव्रता जो है सॉरी 45 डेसिबल है। ठीक है, अगला देखते हैं। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है, अगर कोई आपस में साधारण रूप से बातचीत कर रहा है तो ध्वनि तीव्रता जो है वो 30 से 40 डेसिबल के बराबर होता है। जोर से बातचीत करने पर ध्वनि तीव्रता जो वो 50 से 60 डेसिबल के आसपास होता है। ठीक है, ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता है तो फिर वो 95 डेसिबल है ना। उसके बाद प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रव्य एवं प्राश्रव्य सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए तो फिर वो 17 मीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रतिध्वनि का कारण होता है तो प्रतिध्वनि का कारण होता है फिर ध्वनि तरंगों का परावर्तन। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है तो वो 1/10 सेकेंड तक जब कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं फिर स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है स्टेथोस्कोप। जो डॉक्टर जो कान में लगा के हृदय से सुना जाता है ना तो वही स्टेथोस्कोप। ठीक है, हृदय की धड़कन सुनते हैं तो स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को सुनते हैं। स्टेथोस्कोप की खोज तो रेते लेनिक ने जो कि फ्रांस के हैं रेतिक लेने ने किया है स्टेथोस्कोप की खोज। ठीक है, अब हम लोग ध्वनि तरंगों से रिलेटेड कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है और प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्वनि तरंग तरंगे जो है गमन करती है तो वो ध्वनि तरंग जो है वो लंबवत तरंग गमन करती है। देखिए 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि वाले 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहते हैं तो वो अवश्रव कहते हैं और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले ध्वनि तरंग को फिर वो पराश्रव कहते हैं। देखिए दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को फिर वो श्रव तरंग कहते हैं जिससे फिर मनुष्य सुन सकता है। और 20 हर्ट्ज से नीचे वाले ध्वनि तरंग को फिर अपश्रव और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले ध्वनि तरंग को पराश्रव तरंग कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला फ्रेंड्स 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहते हैं तो वो पराश्रव तरंग कहते हैं और 20 हर्ट्ज से नीचे वाले ध्वनि तरंग को अपश्रव कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाले ध्वनि तरंग को श्रव तरंग कहते हैं। ठीक है, हम लोग सब तीनों पे डिस्कस कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सुनार तकनीक में उपयोग होता है, तो सुनार तकनीक में नौवाहनों द्वारा प्रयोग किया जाता है इसमें पराश्रव पराश्रव तरंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नौवाहन के लिए चलने के लिए दिशा बताता है। ठीक है, पराश्रव तरंग को कौन सुन सकता है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तीव्रता वाले ध्वनि तरंग को कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, एक मछली जो है ये सभी सुन सकता है। हमारा कान सुन सकता है तो श्रव्य तरंग को जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंग को हमारा कान सुन सकता है। ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग को हमारा कान नहीं सुन सकता, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ और डॉल्फिन सुनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ध्वनि तरंग में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो फिर वो ध्रुवन ध्रुवन जो है ध्वनि तरंग में घटना घटित नहीं हो सकती है। अगला देखते हैं विद्युतीय चुंबकीय तरंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट। वे तरंग जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वह कहलाती है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो वो मैक्सवेल के द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो अनुप्रस्थ तरंग होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग बनी होती है तो वो फोटोन की बनी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त विकिरण, परावैक्निक किरणें, दृश्य विकिरण होती है तो वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, अवरक्त विकिरण वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, परावैक्निक किरणें वो भी क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और दृश्य विकिरण जो है भी विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। एक्स किरणें की खोज की है तो WC रॉटजन जो है वो एक्स किरणें की खोज की है। ध्यान रखें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा क्षेत्र में तथा CT स्कैन में उपयोग किया जाने वाला एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है CT स्कैन में। ठीक है, जो कि क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। मतलब हम लोग जैसे देखें। ठीक है, उसके बाद क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किस किरणें का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है और CT स्कैन के लिए भी एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। एक्स किरणें में तरंगदैर्घ्य मापने वाला उपकरण है तो फिर वो ब्रैग स्पेक्ट्रोमोलिपी है ना। ब्रैग स्पेक्ट्रोमोपी जो है वो एक्स किरणें में तरंगदैर्घ्य मापने वाला उपकरण है। रात्रि दृष्टि उपकरण में उपयोग किए जाने वाला तरंगे कौन है? अवरक्त किरणें, अवरक्त तरंग है वो रात्रि दृष्टि मतलब नाइट विजन है ना उपकरण में प्रयोग किए जाने वाला तरंग है तो अवरक्त किरणें। ठीक है, अगला देखते हैं। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है तो टीवी के रिमोट में फिर वो अवरक्त किरणें मतलब इंफ्रारेड तरंग प्रयोग किया जाता है टीवी के रिमोट में। अवरक्त विकिरण की खोज तो फिर वो विलियम हर्शेल जो है वो अवरक्त विकिरण की खोज की है। ठीक है, अगला देखते हैं। जल शोधन में
कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोग होता है। तो जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोग होता है। परावैंगनिक किरणों का प्रयोग होता है। परावैंगनिक किरणें की खोज तो फिर वो जोहान रिटर ने परावैंगनिक किरणों की खोज की है। अगला कहते हैं क्वेश्चन है सौर तंत्र में बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाता है। तो कॉस्मिक किरणें कहलाता है। कॉस्मिक किरणें होती है तो आवेशित कण होती है कॉस्मिक किरणें। ठीक है। दृश्य किरणें की खोज, दृश्य किरणों की खोज है न्यूटन ने दृश्य किरणों की खोज की है। ठीक है। दृश्य रेडियो तरंग की खोज, दृश्य रेडियो तरंग की खोज है मार्कोनी जो दृश्य रेडियो तरंग की खोज की है। दृश्य रेडियो तरंगी जो है वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल से परावर्तित होती है। ठीक है। प्रकाश तरंग तथा रेडियो तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश तरंगे और विद्युत प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ी सेक्शन डिस्कस किए। अब हम लोग उसी से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, है ना, जहां से फिर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और किस तरह आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ध्वनि तरंगे होती है। फिर ध्वनि तरंगे जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है ध्वनि तरंगे, और प्रकाश तरंग जो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। तो फिर ध्वनि का अध्ययन जो है एकॉस्टिक जो ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो फ्रेंड्स हवा में ध्वनि का वेग है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। जब लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाती है तो उसका आवर्त काल जो है वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। अगला देखते हैं श्रव्य तरंगे की आवृत्ति होती है। तो फिर श्रव्य तरंग की आवृत्ति जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, जिसे मनुष्य सुन सकता है। और 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंग को जो है वो अपश्रव, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे वो पराश्रव तरंग कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए ध्वनि तरंगे किसमें संचरण नहीं करती है? तो ध्वनि तरंगों जो है वो निर्वात में संचरण नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता का मापक है। तो फिर वो डेसिबल जो फिर वो है ना, सॉरी, डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता का मापक है या मात्रक है। ठीक है। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, जो साधारण बातचीत होता है उसमें ध्वनि की तीव्रता जो है 30 डेसिबल से 40 डेसिबल के बंद होती है। ठीक है। परावैंगनिक किरणें की खोज किसने की है? फिर परावैंगनिक किरण की खोज है जोहान्स रिटर ने परावैंगनिक किरणें की खोज की है। ठीक है। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे जो अनुप्रस्थ तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है। सोनार तकनीक में किसका उपयोग होता है? तो सोनार तकनीक में पराश्रव तरंग का प्रयोग होता है। ठीक है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो फिर वो 17 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक है। तो फिर तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक जो है वो मीटर होता है। ठीक है। उसके बाद है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो फिर डॉपलर प्रभाव जो है वो है ना ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। ठीक है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है 1 × 10 सेकेंड तक रहता है। ठीक है। अगला देखते हैं ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो फिर ध्वनि का तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो फिर रेडियो तरंगे की लंबाई जो है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है? तो फिर वो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है। कॉस्मिक किरणें होती है। तो फिर वो आवेशित है ना आवेशित कण जो है वो कॉस्मिक किरणें होती है। ठीक है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे, तो फिर दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे होता है वो माइक्रोवेव जो है वो दूर संचार के लिए प्रयुक्त होने वाली तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे गमन करती है। तो फिर ध्वनि तरंगे जो है वो लंबवत है ना लंबवत गमन करती है। ठीक है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, और ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है। फिर पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति जो है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है, और 20 हर्ट्ज से नीचे जो अपश्रव ध्वनि की आवृत्ति होती है। वही 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को श्रव तरंग कहते हैं, श्रव आवृत्ति तरंग कहते हैं। ठीक है। ध्यान रखेंगे। एक्स किरणें की खोज किसने की है? तो फिर वो रॉन्टजेल जो है वो एक्स किरणें की खोज की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल, तो उसका आवर्तकाल जो है वो घट जाएगा। ठीक है। कोई लड़की अगर झूला झूल रही है, ठीक है, इस एंगल से इतना तक आवर्तकाल होता है ना, अगर वो खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? घट जाता है। क्या है? देखिए लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो लोलक की घड़ियां गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती है कि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, उसका आवर्तकाल जो वो अधिक बढ़ जाता है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो फिर ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो फिर वो परावर्तन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है। तो फिर विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो फोटोन की बनी होती है। ठीक है। हमारा कान सुन सकता है, तो फिर हमारा कान जो है वो श्रव्य तरंग को सुन सकता है, और श्रव्य तरंग जो है वो 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20 के लिख दीजिए 1000 ना, 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंग को श्रव्य तरंग कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से नीचे की तरंग को अपश्रव्य और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना। अगला क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति किस कारण बढ़ जाती है? तो फिर वो है ना, वो जो फिर वो डॉपलर प्रभाव के कारण बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल में ध्वनि की चाल होती है, तो फिर जल में ध्वनि की चाल जो है वो 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो ध्वनि की चाल जो है वो गैस माध्यम में न्यूनतम होती है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तो एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए जो साइंस का हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस चला रहे थे, जिसमें हम लोग बायोलॉजी को खत्म करते हैं, हम लोग फिजिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज में जाके देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस फ्रेंड, ये सेट प्रैक्टिस आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर सभी एग्जाम की तैयारी के मद्देनजर रखते हुए आप साइंस को तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज फ्रेंड्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना साथ शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।